हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेट, सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी मैग्नेट की हिस्ट्री बताते हैं कि एक शहर था मैग्नीशिया। वहाँ पर कुछ भेड़ चराने वाले लोग जाते थे, तो वहाँ चट्टानें वगैरह थी। तो वो जब अपने सैंडल पहन के जाते थे वहाँ, तो वो सैंडल वहाँ के जो रॉक थे उसमें स्टिक हो जाती थी, चिपक जाती थी वहाँ की चट्टानों में। तो सबसे पहले मैग्नेट का एग्जिस्टेंस वहीं से हुआ था, मैग्नीशिया से, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया था मैग्नेट। चाइना में इस मैग्नेट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। इवन जो चाइना के राजा होते थे, एम्परर ऑफ चाइना, वो मैग्नेट का यूज करते थे। Emperor of China used magnet to save his palace by constructing gate made of lodestone. वो दरवाजा जो बनाते थे वो भी मैग्नेट का ही होता था। चाइना में बहुत ज़्यादा काम हुआ था मैग्नेट में। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मैग्नेट की वहीं से आई। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए, बहुत पहले हम लोग मैग्नेट को बिल्कुल फिजिक्स की अलग ब्रांच में पढ़ते थे। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से कहीं कोई रिलेशन नहीं था। हम लोग यहाँ पर उसी मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो क्यों बनता है, कैसे उसकी सैंडल स्टिक हो जाती थी वहाँ के चट्टानों में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा ज़रा इस टॉपिक को। देखिए, अभी तक हम लोग दो तरह के फील्ड का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक हमने एक्सपीरियंस किया है ग्रेविटेशनल फील्ड का, एक हमने पढ़ा है क्लास 11th में। क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और दूसरी फील्ड हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्लास 12th में। ये दो तरह की फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मास। इसका जो कॉज है वो क्या है? मास है। एक ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ये एक मास है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिना कांटेक्ट के भी। यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बिना कांटेक्ट के भी दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। किसके कारण? फील्ड के कारण, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद हमने पढ़ा कि पार्टिकल में एक और प्रॉपर्टी होती है और वो है चार्ज। कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, और वो भी बिना कांटेक्ट के। किसके कारण? सेम वही फील्ड के कारण। और उस फील्ड को हम लोग बोलते थे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये दो तरह की फील्ड पढ़ी हुई हैं अभी तक। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल फील्ड जिसका कॉज क्या है? मास। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका कॉज क्या है? चार्ज। और दोनों ही केस में देखिए, जो फोर्स लगता है वो बिना कांटेक्ट के लगता है।
आज हम लोग अपने नेचर में एक दूसरी फील्ड की, एक अलग किस्म के फील्ड की बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में एक तीसरी फील्ड भी होती है। हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे और ये फील्ड कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब बात यह है कि व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसका सोर्स क्या है, कौन इसे एक्सपीरियंस करता है। तो इसके लिए हमने एक सर्किट लिया। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एक चार्ज पार्टिकल है ये एक स्पेशल बिहेवियर भी शो करता है। कैसा बिहेवियर शो करता है? मान लीजिए हमने एक ये सर्किट लिया, इस सर्किट में चार्ज जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जानते हो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए उस पर नेट चार्ज कितना। तो ध्यान रखिएगा उस पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। अब नेट चार्ज 0 है लेकिन इसमें फ्री चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम हैं, एटम के बीच बीच में फ्री चार्जेस हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे करंट फ्लो होता है। व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, इज द कंडक्टर हैविंग एनी चार्ज? तो आंसर, इट्स नॉट हैविंग एनी चार्ज। तो होता क्या है? चार्ज सिंपल वे पे मूव करते हैं। तो नेट चार्ज कितना हो गया इसका? 0। अब देखिए, अगर नेट चार्ज 0 है तो क्या ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? भाई नेट चार्ज अगर 0 है तो इट हैज़ नो कैपेसिटी टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। इसलिए ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो ये किसी भी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग क्या पाते हैं? हम लोग पाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये रखा हुआ है और ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो ये चार्ज मूव करते 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 टर्न होने लगता है इस तरह से। ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था, जाते 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 ऐसे टर्न हो गया अंदर की तरफ। यानी if a body having certain, if a charge particle having certain velocity, then it turn। अब आप पढ़ चुके हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है लेकिन ये टर्न भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, टर्निंग के लिए क्या नेसेसरी होता है? देखिए, एक फोर्स क्या क्या करता है? या तो एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा या टर्न कराएगा। आप पढ़ चुके हैं 11th में। ए फोर्स इज नेसेसरी फॉर टर्निंग, अदरवाइज हमने जो फर्स्ट लॉ इनर्शिया पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो मूव करती रहेगी,
Any particle which are moving in a straight line will keep moving in a straight line unless a force is applied on it. वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक, स्ट्रेट लाइन में ही, कब तक? जब तक उस पे हम कोई फोर्स ना लगाएं। अब यहां देखिए, ये मुड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो है जो इसको मोड़ रहा है। अब हमें यही देखना है कि ये क्यों मुड़ गया। जरूर इसमें किसी ने फोर्स लगाया है। अब हमने क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे ले जाके खड़ा कर दिया, यानी इसमें वेलोसिटी नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, तो हम देखते हैं कि स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहा, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, किधर भी नहीं जा रहा है। तो ये चार्ज जो स्टेशनरी है डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो हमारा अब ऑब्जर्वेशन क्या बन गया कि आवर ऑब्जर्वेशन इज व्हेन ए चार्ज इज मूविंग इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, और इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग then it do not experience a force. अब फिर देखिए एक ऑब्जर्वेशन कि दो चीजें नेसेसरी हैं फॉर एक्सपीरियंस ए फोर्स। पहला क्या है, इट शुड बी ए चार्ज पार्टिकल। फोर्स लगने के लिए क्या क्या नेसेसरी है? पहला कि ये एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, और दूसरा इट शुड हैव वेलोसिटी। इट शुड हैव ए वेलोसिटी। लेकिन अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, जैसे हमने एक सिंपल सा कंडक्टर ले लिया है, उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ये मुड़ेगा भी नहीं। तो ये हमें बताता है कि हमारे नेचर में एक अलग टाइप का भी फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर नेट चार्ज 0 है, फिर भी ये मुड़ गया। यहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, फिर भी ये मुड़ गया। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी नहीं है, फिर भी ये बेंड हो गया। और बेंड होना किसकी प्रॉपर्टी है? फोर्स की। तो इसका मतलब कोई फोर्स है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अब इस फोर्स को हमने और स्टडी किया और देखा ही कि ये फोर्स कब लगता है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है। जब चार्ज स्टेशनरी है तो ये फोर्स नहीं लगता। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ऑरस्टेड ने देखा था। सबसे पहले ऑरस्टेड ने ही इसे ऑब्जर्व किया था। जब ऑरस्टेड ने इसको देखा तब तक हम इस फील्ड का एग्जिस्टेंस जानते थे। अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि हम लोग इसका एग्जिस्टेंस जानते थे कि कोई और फील्ड भी है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक के अलावा। उस समय वही मैग्नीशिया वाला एग्जाम्पल हमने दिया, मैग्नेट का एग्जिस्टेंस हो गया था कि मैग्नेट एक तरह का लोड स्टोन होता है, एक तरह का पत्थर, और उसकी ये प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन पीस को अट्रैक्ट करता था। जब भी हम इसको लटका देते थे तो इसका एक साइड हमेशा नॉर्थ और दूसरा साउथ की तरफ जाता था। तो इसको क्या बोला गया? इसको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोला गया। यानी इसकी दो प्रॉपर्टी थी। हम लोग उतना जानते थे ऑरस्टेड के पहले भी कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अट्रैक्शन की, कि वो आयरन पीस को अट्रैक्ट करता था, और दूसरी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कि अगर हम उसको लटका देते थे तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में की तरफ हो जाता था। बिना कांटेक्ट के भी ये आयरन पीस को अट्रैक्ट करता था। जैसे
ये हमने वो लोड स्टोन लिया, पत्थर लिया, वो मैग्नेट लिया और यहाँ हमने कुछ आयरन पीस रख दिए, तो कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये स्टोन जिसको हम मैग्नेट बोलते थे, मैग्नीशिया में पाया था, ये इसको बिना कांटेक्ट भी अट्रैक्ट कर लेता था। अब बिना कांटेक्ट के कौन अट्रैक्ट करेगा, यानी फील्ड का एग्जिस्टेंस था। तो उस समय तक हम लोग, चूंकि मैग्नेट था इसलिए हम लोग उसकी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। अब वही चीज है ना कि देयर वाज नो कांटेक्ट, फिर भी इट वाज अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स अप्लाई होता है उसके दो मेथड होते हैं, एक कांटेक्ट मेथड और दूसरा फील्ड मेथड। और बिना कांटेक्ट के जो फोर्स लगता है तो हम कहते हैं कि इसने अपनी चारों तरफ एक फील्ड बना ली होगी और इस फील्ड में जो भी आएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर इस मैग्नेट ने इस आयरन पीस में फोर्स लगाया बिना कांटेक्ट के, तो हम लोग ये कहते हैं कि मैग्नेट इज कैपेबल टू क्रिएट ए फील्ड। अब ये फील्ड कौन लगा रहा था? मैग्नेट। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये समझते थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड मास से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से होता है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम मैग्नेट को एक बिल्कुल अलग ब्रांच में पढ़ते थे। चाइना में इसी मैग्नेट के यूज से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बताई जाती थी। वहां कहते हैं कि आज भी चौराहे में कुछ पुतले बने हुए हैं, उंगली का इशारा करते हुए, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। चाइना में बहुत काम हुआ था मैग्नेट में। हम एक दूसरा मैग्नेट भी पढ़ते हैं निडल के शेप में, कि जब हम उस निडल को, मैग्नेट से बना हुआ निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में खड़ा रहता है। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई। इसी का यूज हम लोग कंपास में करते थे। जैसे एक मैग्नेट ले गए, ये निडल रखी हुई है आपकी, कोई ये निडल है, अब मैग्नेट ले गए, यहाँ पे ले गए, तो तुरंत ये निडल अपने आप को मैग्नेट के लाइन में कर लेती थी। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई। बिना कांटेक्ट के भी निडल क्या हो जाती थी? टर्न हो जाती थी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स क्या था? तो इसको हमने बताया कि इसको सबसे पहले किसने देखा था? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था इसको हम लोग बताते हैं। इसी निडल के हेल्प से उन्होंने देखा था। उन्होंने किया क्या था, ध्यान दीजिएगा जरा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो एक छोटा सा बेसिक था कि यहाँ पे मुड़ गया यानी फोर्स है कहीं ना कहीं, और मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते थे, एक अलग किस्म की फील्ड है। तो ऑरस्टेड कोई स्पेशल इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उनके टेबल पे एक निडल रखी हुई थी और वो लैंप वहाँ पे था, लैंप को बार बार ऑन ऑफ कर रहे थे। जब वो लैंप को ऑन ऑफ कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि वहाँ मैग्नेटिक निडल भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब ऑन करते थे तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी और जब ऑफ करते थे तो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती थी। तो उन्होंने क्या किया था उसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि उन्होंने किया क्या। एक वायर लिया AB, ये AB वायर लिया और उसके नीचे यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रख दी। ध्यान रखना, मैग्नेटिक निडल और ये वायर
दोनों ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखे थे, जैसे ये वायर था और ये मैग्नेटिक निडल उसके जस्ट नीचे। तो ये AB इज ए कंडक्टिंग वायर और इस AB के साथ एक सेल और एक की जुड़ी हुई थी। ये बैटरी हो गई आपकी प्लस माइनस और ये की हो गई। अब आप जानते हो करंट हमेशा प्लस टू माइनस जाता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई A टू B। अब इन्होंने इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए थे। सबसे पहले उन्होंने देखा ये की को बाहर किया, वे नो करंट फ्लो इन द वायर, जब इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था, नहीं किया उन्होंने, तो मैग्नेटिक निडल जो थी वो पैरेलल थी वायर के, कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहां पर की लगाई, यानी व्हेन करंट फ्लो इन द वायर, इस वायर में करंट फ्लो होने लगा A टू B, मैग्नेटिक निडल गेट डिफ्लेक्टेड, ये निडल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। इन्होंने यहां से स्ट्रेंथ बढ़ाई, देखा और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। अब इन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं इसका डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तब क्या होता है। तो उन्होंने फिर वही वायर लिया AB, अब उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया इस तरह से, इधर प्लस हो गया इधर माइनस, करंट इधर से इधर फ्लो होने लगा। यहाँ पे निडल रखी थी। अब उन्होंने देखा क्या कि ये निडल, देखो जब उन्होंने यहाँ पे की नहीं लगाई थी, करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो ये तो इसके पैरेलल ही रखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस में की लगाया, करंट फ्लो हुआ, तो ये निडल डिफ्लेक्ट हो गई, जो पहले जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। यानी ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट in the wire, the direction of deflection of magnetic needle also reverse। और जब उन्होंने इस करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, on increasing the current in the wire, the deflection of the magnetic needle increases। जितना ही ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे थे, उतना ही ज्यादा इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट होगी? जब आसपास कहीं, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जब आसपास कहीं मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तब मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ तो कहीं पर भी मैग्नेट नहीं रखा, तो भी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो ऑरेस्टेड ने कहा कि भाई है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन होता है, जब हम करंट फ्लो नहीं करते तो निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। जब हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो from the above observations, it is clear that when current flow in a conducting wire, a magnetic field is produced around it, due to which the magnetic needle get deflected। अब यहाँ पे देखिए, ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना? इस करंट के कारण बना। अब सीधा सा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। तो फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन फ्लोइंग करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट फ्लो होने के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस इफेक्ट को
हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि अभी तक हम लोग मैग्नेट को अलग वे पे पढ़ते थे। तो ऑरेस्टेड ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि भाई ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ये सिर्फ करंट के कारण आ रही है। अब उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे करंट के अंदर ऐसा क्या था, क्या मोशन में थे। लेकिन सबसे पहली अभी हमारी बात तो वहीं पे है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस करंट कैरिंग कंडक्टर में के पास फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, सॉरी मोशन में, उसमें वेलोसिटी है, तो ये टर्न हो गया यानी इसमें फोर्स लगा होगा कुछ ना कुछ। तो वही हमें उसी फोर्स के बारे में पढ़ना है कि वो फोर्स कितना, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था तो फोर्स लग रहा, और जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो वो फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन यहां पर तो एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। बाद में ये फंडामेंटल भी बन गया। अब फंडामेंटल कैसे बन गया, अब देखिए इसके अंदर भी आइए थोड़ा। हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज मेड, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो ऑरेस्टेड ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन बताया। अब हमें ये पता करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में क्या है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग एक सिंपल सी बहुत छोटी सी पहले डिफिनीशन लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक in the space due to which a charged particle चार्ज की जगह हम बल्कि कर लीजिए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अभी ये छोटी सी सिंपल सी ऐसी डिफिनीशन है, इसके बाद हम इसे मैथमेटिकली भी देंगे। तो अब बात वही है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, क्या कर सकता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट किया है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या था। तो अभी तक का हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज इज मूविंग और एंड इट टर्न इट डायरेक्शन टर्न हो रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही वो टर्न हुआ है। अब बात होती है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को टर्न करा सकता है? तो हाँ, वो भी करा सकता है, लेकिन वहां वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को जो मूव कर रहा था उसको टर्न कराता है, और अगर चार्ज मूव ना करे तो नो इफेक्ट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट किया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कौन क्रिएट करता है? मूविंग चार्ज। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स पढ़ना चाहेंगे पहले, फिर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैग्नेट किस चीज का बना है? आयरन का। आयरन के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स एटम है।
आयरन के एटम में क्या होता है? आयरन के एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है और इधर इलेक्ट्रॉन भी हैं, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं जो मूव करते हैं। तो सीधा सा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो क्या बोलेंगे आप? मूविंग चार्ज पार्टिकल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकते हैं और कर्व में भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मूविंग चार्ज। तो इस फोर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जानते हैं भाई कि फोर्स 3 काम करता है ना। इट कैन एक्सेलरेट, रिटार्ड, इट कैन टर्न। अब हम निकालेंगे कि कितना फोर्स लगता है यहाँ पे। तो हमारा जो अब टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी। यहाँ से देखिए, फिर से आप देखिए, पूरा ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नेट चार्ज 0 है। फिर भी ये टर्न हो रहा, ये चार्ज पार्टिकल टर्न हो रहा, यानी कोई ना कोई फील्ड बनाया। ग्रेविटेशन भी नहीं है यहाँ, तो सीधा सा यहाँ पे हमने एक नई फील्ड का एग्जिस्टेंस माना। उसको क्या नाम दिया हमने? मैग्नेटिक फील्ड। कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। मतलब कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज q which is moving with a velocity v making an angle theta with magnetic field B। तो ये जो चार्ज है प्लस q चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और मैग्नेटिक के लिए भी। तो बोला गया कि जो चार्ज पार्टिकल, लॉरेंज ने बोला कि जो चार्ज पार्टिकल है प्लस q वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसे उन्होंने नाम दिया था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, विच डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट बोला उन्होंने कि इट इज डायरेक्टली proportional to the charge q, यानी F is directly proportional to q। दूसरा उन्होंने बोला कि it is directly proportional to the component of the velocity v in the perpendicular direction of field। मतलब ये B है, ये V है। B को अगर XY प्लेन में हम ले, Y में लें, ये X अगर ले लिया हमने, दिस इज
वाई एंड दिस इज एक्स। एक्स वाई प्लेन में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो v के दो कंपोनेंट हो गए, ये थीटा है तो इधर हो गया क्या v कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया v साइन थीटा। तो दूसरा उन्होंने बोला कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। तीसरा उन्होंने बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो ये हमारे पास बन गया F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का जब आपने सेकेंड लॉ पढ़ा था F प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, मोमेंटम वाला, याद करिए, तो वहाँ प्रोपोर्शनल हटाए थे तो कोई कांस्टेंट नहीं लिए थे। क्यों ऐसा करते हैं कि जब भी कोई क्वांटिटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम लोग हमेशा 1 लेते हैं। जैसे फोर्स पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, न्यूटन सेकेंड लॉ में। इसीलिए देखिए, बाकी रिफ्रेशर में बुक में बायो शेवर्ट लॉ से स्टार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी एक्चुअल चीज़ें फॉलो करती है। तो सबसे पहले फोर्स हमें निकालना होता है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन यहीं हुआ करंट के कारण। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जो भी कांस्टेंट लेंगे उसकी वैल्यू क्या लेंगे 1, यानी ओवरऑल F इक्वल्स टू, अपने पास फार्मूला हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो लगता है। अब इसी को यहाँ देखिए, साइन थीटा है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप जानते हो। और एक चीज़ और आप पढ़े हो कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा, यानी दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, यानी वी बी साइन थीटा। अब इसी में देख लीजिए, कुछ केसेस देख लीजिए। जैसे केस फर्स्ट देखिए, फिर बाकी इसमें तो अभी बहुत डिस्कशन करना है कि अगर v 0 है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, स्टेशनरी है। तो अगर v 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा। हमने पहले ही बोला था, वहाँ जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि अगर वेलोसिटी नहीं है, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और भी देखिए, अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये वाला एंगल, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, ठीक। तो अगर थीटा 0 कर दिए तो साइन 0 0, तो उस कंडीशन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एक चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। अगर थीटा 90 हो गया तो क्यू वी बी साइन थीटा है साइन 91, तो F इक्वल्स टू क्या हो गया क्यू वी बी। अब हम इस फार्मूले के बेस पे मेन मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनीशन निकालेंगे और इसकी यूनिट
फील्ड फोर्स की डायरेक्शन, चूँकि आप देख रहे हो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, और कुछ तो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड रूल वगैरह। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए b की वैल्यू हम निकालते हैं, तो b इक्वल्स टू होता है, क्या होगा, f अपान क्यू भी साइन थीटा। अब देखिए इफ q इक्वल्स टू 1 कूलाम, ठीक, वेलोसिटी भी ले लिया हमने 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा हमने ले लिया 90 डिग्री। तो ये 1 साइन 91, यानी b किसके इक्वल हुआ, f के। अब हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनीशन बनाएंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a location is equal to the किसके इक्वल है, फोर्स के। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल having charge 1 coulomb and moving with velocity 1 मीटर पर सेकेंड, किधर 90 डिग्री, एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी एक कंप्लीट डिफिनीशन बन जाती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कि इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलाम एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब 2-3 चीज़ें और देख लीजिए। इसकी यूनिट, इसकी जो SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो है टेस्ला, और CGS यूनिट इसकी है गॉस। 1 टेस्ला ये इक्वल होता है 10⁴ गॉस। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें सिर्फ यहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत जगह है। जैसे आप देख लीजिए, 2-3 चीज़ें हम लिखते हैं, फिर टेस्ला वगैरह को भी हम डिफाइन करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10⁻⁻5 टेस्ला। देखिए बहुत जगह 10⁻⁴ टेस्ला भी लिखा है, लेकिन जो NCERT में है वही हम लोग सही मानेंगे। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में, अपने शरीर में, आपको याद हो मैग्नेटिक थेरेपी किया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो होती है 10⁻10 टेस्ला। इसी तरह से स्मॉल अगर बार मैग्नेट है वो कितनी फील्ड रखता है, कम से कम 10⁻⁻2 टेस्ला। और भी आइए, इंटरस्टेलर स्पेस का भी नाम सुना होगा। इंटरस्टेलर स्पेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है 10⁻12 टेस्ला होती है, बहुत कम। लैब में आप कितनी मैक्सिमम फील्ड क्रिएट कर सकते हो, लैब में हम लोग 1 टेस्ला बना सकते हैं।
सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कहाँ होती है? न्यूट्रॉन स्टार का नाम आपने सुना होगा। तो न्यूट्रॉन स्टार में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करीब 10⁸ टेस्ला होती है। तो ये तो अलग अलग जगह पे हैं, इन सब के बारे में ज़्यादातर ये हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर? तो अब हम लोग फोर्स की डिफरेंट कंडीशन, लेकिन उसके पहले डायरेक्शन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 टेस्ला को डिफाइन कर लें। तो 1 टेस्ला सिंपल वे पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को आपने डिफाइन किया है, उसी तरह से 1 टेस्ला को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज 1 टेस्ला इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हाइल मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो 1 टेस्ला चाहे तो आप लिख लीजिए, 1 टेस्ला को भी लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is 1 Tesla if a charge of 1 coulomb experience a force of 1 Newton while moving with velocity of 1 meter per second at right angle to magnetic field। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। देखो कैसे सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, तो देखिए यहाँ पे जब हम एक एरो को देखिए, एरो हम इस तरह से बनाते हैं, ये एरो होता है। ये जब ये हमारे तरफ, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप इसको देख रहे हो कि आपके तरफ आ रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? तो देखिए जब आप यहां से इसको देखेंगे तो आपकी तरफ ये क्या दिखेगा? एक पॉइंट आता हुआ दिखेगा आपकी तरफ। और अगर यही आपसे दूर जा रहा है तो आपको ऐसे दिखेगा। तो देखिए दो तरह के फील्ड हम लोग हमेशा बनाते हैं। एक इस तरह के फील्ड बनाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग नाम देते हैं क्रॉस फील्ड। इस क्रॉस फील्ड का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, ऐसे ये अंदर जा रहा है, इनवर्ड यानी कमिंग इन, इनवर्ड। और दूसरा हम ये वाला बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपके तरफ एक तीर आ रहा है, तो एक पॉइंट जैसे दिखेगा आपकी तरफ जो आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डॉट फील्ड। डॉट फील्ड मतलब कमिंग आउट, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बाकी अपवर्ड डाउनवर्ड ये तो खैर धीरे धीरे आएगा, तो वो हम बात करते रहेंगे। तो ये दो फील्ड आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी एक्सप्रेशन अब हम लोग करेंगे, जैसे इसी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये या तो ये फील्ड का यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे। ये क्रॉस फील्ड है यानी अंदर, इनवर्ड, अंदर, ऐसे अंदर जा रही, अंदर। और डॉट फील्ड बाहर आ रही है आपकी तरफ, ये आउटवर्ड, ऐसे ये बाहर। ठीक, क्योंकि डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए भी एक रूल जो सबसे ज़्यादा चला है वो है लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या बोलते हैं कि आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करिए, कैसे? इस तरह से, ऐसे, ये।
कि ये और ये तीनों, यानी कौन कौन से, इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और थंब, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। तो देखिए, तो जो इंडेक्स फिंगर होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर होगी वो रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को। तो फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब। जैसे देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया। अब एक चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब आप बताइए ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला फिंगर। तो ये देखिए हमने इनवर्ड बना दिया, अंदर अंदर ये रखा, ये देखिए। अब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इधर है, तो ये वाली फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही, तो हम इसको टर्न करेंगे इधर, ये देखिए इधर टर्न हो गया। तो थंब, अब देखिए ध्यान से, ये हो गई आपकी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई वेलोसिटी, तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये फोर्स, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यही वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा ऐसे। और बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे हमने बोला, चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब बताइए फोर्स किधर लगेगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर ये कर दिया, ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी इधर, तो फोर्स ऊपर, तो ऊपर अपवर्ड, ऊपर, तो ऊपर के लिए हम क्या, ये ऐसे करके ये डॉट बना देंगे, ये फोर्स हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे रूल हैं, धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो हम उन रूल के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना, फिर इसके बाद इसके भी बहुत सारे केसेस हैं कि 90 डिग्री में होगा तो क्या होगा, और लॉरेंज का इलेक्ट्रिक के लिए क्या है, मैग्नेटिक के लिए क्या है, लॉरेंज फोर्स है, फिर साइक्लोट्रॉन है, बहुत से टॉपिक हैं। ओके, थैंक यू।